स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ, हो हो रही रही है। हो रही। सही है। हमसे वो पूछ लो उसे फास्ट से कितनी देर है, वो शायद तो मेरा नहीं, ऑनलाइन है। शाहजेब भी नहीं ऑनलाइन और वो कह रहा है कि लाइट नहीं है तो हॉटस्पॉट कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, हम्म। तो स्टार्ट कर लो। चलो बस 1 मिनट वेट करते हैं, फिर 3-15 पे बस। टॉर्जनल डिजाइन। बाकी वो कर लिया डीडीएम वगैरह की प्रैक्टिस? साथ उसके वो जो देखूंगा था मैं बाद में, क्या बिल्कुल जी, कहते हैं, वलीद तारिक ने देख लिया वो। शेयर कैपेसिटी। मुस्लिम हम कितनी देर में शुरू कर रहे हैं? 1 मिनट दो में चार बस। मिनट है। 2-4 मिनट तूने कोई काम करना है? नहीं बता दे, तब तब तक आएंगे देर। अभी शुरू आएंगे हो तो गए, भी वो आ गया, मसला नहीं पास है आ उससे। गया। चलो बस स्टार्ट सही है करते हैं सही सारे। है। चलो। हमजा वो मीटिंग में आए तो बता देना, मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके ओके, वो बस पांचवा छठा होगा बंदा, तो वही होगा, छठा पांच है। मुस्लिम वो कह रहा है टाइम लगेगा यार, वो बार बार यही कह रहे हैं तुम स्टार्ट करो, चलो सिंकिंग में टाइम लगेगा। चलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अपना जो हमने याद है टीआरसी 2 के अंदर अपना पहले पहले फ्लेक्सर डिजाइन किया था। उसके बाद फिर हमने शेयर डिजाइन किया था बीम का, लेकिन उस वक्त हमने टॉर्जन को कंसिडर नहीं किया था। अब हम अपनी बीम का फ्लेक्सर डिजाइन भी करेंगे, शेयर डिजाइन भी करेंगे, और साथ हम उसका टॉर्जन डिजाइन भी करेंगे, ठीक है? तो हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं, बाकी सारी स्लाइड्स एग्जांपल से क्लियर होंगी। हमारे पास एक और चीज, हमारे पास दो सिनेरियोज होंगे, ये टेबल जरूरी है, इसको याद कर लेना। या आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, या कंपैटिबिलिटी होगी। इक्विलिब्रियम कंपैटिबिलिटी बेसिकली इनडिटर्मिनेट है, तो सपोर्ट रिएक्शंस 3 है, ठीक है? और आपके पास नंबर ऑफ वो भी अननोन्स भी, ये कहते हैं वो जैसे हम पहले निकालते थे, याद है ना? वो कंपैटिबिलिटी इनडिटर्मिनेसी या डिटर्मिनेसी चेक स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो उसी तरीके से आपने इंडिटर्मिनेसी या डिटर्मिनेसी चेक करनी है। अगर तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है फिर ये कंडीशंस वैलिड होंगी, और अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है फिर ये कंडीशंस वैलिड होंगी, ठीक है? तो पहले हमने इनडिटर्मिनेसी चेक करनी है, इसकी है डिटर्मिनेसी। और अकॉर्डिंगली हमने अपने फॉर्मूला यूज करने हैं फॉर टॉर्जन, ये टॉर्जन के लिए सिर्फ, शेयर और फ्लेक्सर के लिए नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। बाकी सारे ये चेक्स लगे हुए हैं स्लाइड के अंदर, ये चेक्स हम अभी एग्जाम्पल में लगाएंगे, ये सारे चेक्स लगे हुए हैं जितने भी बने हैं, देख रहे हो? कोई रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला है तो कोई उसका चेक है, ये सारा एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। हम आते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। ये समरी लिखी हुई है, इसको अगर ना याद कर लेना तो इजी हो जाएगा पेपर में अटेम्प्ट करना। सारा भी हम देखते हैं उसके अंदर अपने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है? A 54-inch long RC cantilever reinforced cantilever beam supports its own dead load plus a concentrated load P which consists of 20 kips dead and 20 kip live load, ठीक है? ये हमारे पास dead live load आ गया। The beam also supports an unfactored axial compressive dead load of 40 kip, ठीक है? Using compressive strength 3 KSI, yield strength is equal to 60 के साथ डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्सिबल शियर एंड टॉर्जन, ठीक है? तो हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है। अच्छा, अब इस बीम के अंदर देखो एक्सियल लोड भी लग रहा है, देख रहे हो? 40 किप्स का। और ये अनफैक्टर्ड है, तो अनफैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। और यहाँ से हमारे पास ऊपर वो है ट्रांसवर्स लोड है। तो ट्रांसवर्स लोड जो है ना बीम के, देखो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे नहीं है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंचेस फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, ये लग रहा है लोड। और बाकी आपको डिस्टेंसेस वगैरह सारे दिए हुए हैं, और ये इसकी वो है स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है? तो अब हम कहते हैं इसका डिजाइन शुरू। डिजाइन में पहले पहले आपने करना होता है उसकी रफ डायमेंशंस, ठीक है? लोड्स वगैरह हम निकालते हैं, पहले हम रफ डायमेंशन कर लेते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एसीआई 9.3.1.1, ये कैंटिलीवर बीम है ना, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सॉरी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? वो L/8 की इक्वल होता है। लेंथ हमारे पास क्या है बीम की? 48 इंच प्लस 6 इंच, 54 इंचेस। 54 इंचेस डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 6.75 इंचेस। ये हमारे पास मिनिमम डेप्थ है किसकी? ऑफ अ बीम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ एसीआई, ठीक है? तो हमने उसी को फॉलो किया और हमने ये डेप्थ निकाल ली इसकी। अब आगे देखो, दो एनी डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 6.75 इंच कैन बी टेकन एज पर एसीआई मिनिमम रिक्वायरमेंट, वी विल यूज अ डेप्थ इक्वल टू 24 इंचेस, ठीक है? अब देखो इतना बड़ा फर्क आ गया है। तो सर बता रहे थे कि जिनकी स्लाइड्स है ना वो काफी एक्सपीरियंस डिजाइनर है, तो उन्हें आइडिया था कि 6.75 इंच बहुत कम है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 24 इंच ले लिया। अब हम पता नहीं, हम अब जैसे
हम क्या करते, 6.75 आता तो हम 9 पे चले जाते, 12 पे चले जाते, राइट, क्योंकि उनको आइडिया था कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उन्होंने डायरेक्ट 24 इंचेस ले लिया प्रैक्टिकलिटी के लिए। और फिर उन्होंने विड्थ उसकी ज्यूम कर ली 14 इंचेस। तो ये फिर एक वो रीजनेबल कैसे, मेरा ख्याल है 2-3 बंदा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके ना, तभी उसे आइडिया होगा कि कितनी लेनी चाहिए। ठीक है, अगर जाहिर है, अगर आपकी पहली बारी में सही नहीं आ रही तो आपको डिजाइन रिवाइज करना पड़ेगा। तो द मोर यू आर एक्यूरेट द लेसर इटरेशंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने विड्थ उसके बाद कितनी ज्यूम कर ली, 14 इंच। 14 इंच ये सर ने वही बता रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस की बता रहे थे, मुस्लिम यार, उन्होंने ये वैल्यू। सॉरी अभी हाँ, मुझे समझ तो नहीं है थी क्या हो रहा है इधर वैसे, लेकिन हमारी 6.75 आई थी, हमें पता था इस तरह तरह से ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें नहीं पता ये सर, जिसकी स्लाइड्स दी ना उनको आइडिया था। हमें तो लग रहा है ना कि ये काफी रहेगी ना, हम 9 इंच शायद दे देते इसकी अभी तो जगह। पूरा सॉल्व करते हैं। अच्छा सही है सही है। हाँ, 3। तो उनको एक्सपीरियंस था, उन्हें पता था कि मैं अगर 9 इंच लूंगा सही नहीं आएगा, 12 इंच लूंगा सही नहीं आएगा, 15 इंच में सही नहीं आएगा। ओके। उन्होंने डायरेक्ट 24 इंच में छलांग लगा दी, सही है। और उन्होंने तो फिर विड्थ विड्थ ले का, ली उसकी 40। क्या? विड्थ के केस में क्या करेंगे हम? विड्थ ऐसे तो हमने, मेरा ख्याल है जो पीआरसी में पढ़ी थी, कोई रेशियो में पढ़ी थी कि 1.5 तक कोई हिसाब था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है डेप्थ टू विड्थ का। तो 12 की जगह उन्होंने 14 ले लिया। ये भी यानी सारी रीजनेबल जजमेंट्स हैं आपकी। ये जो है, बस आपने कोई भी डायमेंशन दे दिया, अगर आप सारे चेक सेटिस्फाई करवा देते हो तो आपका डिजाइन सही है। तो उन्होंने क्या कहते हैं 14 इंचेस लिए। तो आपके पास अब डेप्थ 24 इंचेस है और विड्थ 14 इंचेस है। कवर हमने कितना लिया, 2.5 इंचेस ले लिया। तो 2.5 इंच हमने स्लैब में लिया था, 1.5 जितना मुझे याद पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे हम 2.5 ले रहे हैं। तो 24 में से हमने 2.5 माइनस किया, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गई 21.5 इंचेस। तो हमारी फाइनल डायमेंशन क्या बनी, हमने ये इनिशियल जो सिलेक्शन की, विड्थ हमने अपनी बीम के लिए है 14 इंच, डेप्थ हमने ली है 24 इंच, और हमने इफेक्टिव डेप्थ लिया है 21.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारी 3 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, बीम की साइज के लिए। तो ये इसमें प्रोविजन याद रखनी है, ये वाली, टेंट लेवल ये एप्लीकेबल होती है मिनिमम। आगे फिर जाहिर है रीजनेबल जजमेंट। तो आ जाओ डिजाइन एग्जाम्पल के अंदर, अब हम अगला स्टेप है, स्टेप 1 था सिलेक्शन ऑफ साइजेस। अगला स्टेप आपके पास है, आपने लोड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, राइट। तो अब इसमें देखो, हम 3 तरह के लोड्स निकालेंगे। एक हम फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड निकालेंगे, एक हम फैक्टर्ड कंसंट्रेटेड लोड निकालेंगे, एक फैक्टर्ड सेल्फ वेट निकालेंगे। ये वाला जो है ये यूडीएल होगा, ठीक है। ये वाला आपके पास पॉइंट लोड होगा, और ये भी पॉइंट लोड है। हमने यानी इस पिक्चर के मुताबिक इस वाले को फैक्टर करना है, इसको फैक्टर करना है, और जिस बीम का अपना सेल्फ वेट होगा उसको फैक्टर करना है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है डेड वेट के लिए, 1.2 टाइम्स डेड लोड होता है ना। तो हमने वही जो हम करते थे पीआरसी 2 के अंदर, ये पता नहीं सबको आइडिया, 14 into 24 डायमेंशन है बीम की, उसको यूनिट कन्वर्जन के 144 से डिवाइड किया, और आगे 150 जो हम लेते थे उसका पाउंड पर फीट क्यूब, उसे किप पर फीट क्यूब में किया तो 0.15 हो गया। तो ये 1.2 फैक्टर है, ठीक है। तो हमने सेल्फ वेट को फैक्टर कर दिया उसकी, 1.2 का फैक्टर लगा दिया सेल्फ वेट पे, क्योंकि डेड लोड है। ये हमने अपना यूडीएल निकाल लिया बीम के ऊपर जो कि फैक्टर्ड है। अगला हमारा काम है, हमने कंसंट्रेटेड लोड को फैक्टर करना है। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, देखो, डेड लोड कितना है 40 किप, और लाइव लोड नहीं, सॉरी, डेड लोड आपके पास है 20 किप, और लाइव लोड कितना है 20 किप, दोनों 20 है, अच्छा। देखो ये लेवल हुआ है 20 + 20 किप। अब हम इसको एक कहते हैं, वो करते हैं फैक्टर, 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, 56 के। तो हमारे पास अभी कंसंट्रेटेड लोड भी फैक्टर हो गया इधर, ये वाला। हमारे पास जो उसका सेल्फ वेट है वो भी फैक्टर हो गया। अब सिर्फ एक्सियल लोड बच गया, उसको फैक्टर करना है। तो एक्सियल लोड चूंकि डेड लोड है, तो उसको भी हमने क्या कहते हैं 1.2 का फैक्टर लगा दिया उसके ऊपर। 1.2 × 40 = 48 के, सही है। तो ये हमने क्या बिल्कुल कहते सही। हैं तीनों। हम्म। डेड लोड तो 20 है, 40 क्यों लिया हमने? ये देखो, 20 और 20 यहाँ पे था इस जगह पे। ये जो 40 है ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, ये लॉन्गिट्यूडल लोड है, ये ट्रांसवर्स लोड नहीं है, ये वाला लोड है। ये वो 20 20 यहाँ पे है, और ये वाला 40 है। अच्छा सही है, ठीक है, अलग अलग है। ये देखो ये लिखा हुआ है। हाँ सही है। ठीक है, तो आपने फैक्टर लगा दिया आपका मुझे लोड 48। दोबारा बता देना, कौन सा वाला? ये एक्चुअल और दोनों लोड की डायरेक्शन वाला। देखो ये एक्सियल लोड है, कंप्रेसिव इन नेचर है, देख रहे हो ना। तो इस पे डेड लोड, इसको फैक्टर करना था, तो उन्होंने 1.2 का फैक्टर लगाया, 1.2 टाइम्स इंटू 40 इक्वल 48 किप्स। और ये वाला 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, 20 पीस दोनों की वैल्यू है। और सेल्फ वेट तो 1.2 टाइम्स डेड लोड,
देख लो इसे एक बार। 0.150 गिवन है। ये तो वैल्यू याद चाहिए ना, ये याद होनी चाहिए वैल्यू। ये कंक्रीट डेंसिटी है। हाँ, ये उसकी आरसीसी की होती है, 150 यूनिट वेट होता है उसका। तारीख समझ आ गया वो लोड? देख लो एक बार, अगर सवाल है तो पूछ ले फिर भी। हो दिया क्लियर है। हम्म। अच्छा वैसे मेरा एक इसमें क्वेश्चन था कि ये डेड लोड है, ये जो लगा हुआ है आगे इसकी, ये वाला 40 का? ऊपर क्या नहीं नहीं लिखा नहीं, है? 1.2 लिखा हुआ है, हाँ बस ठीक है, एक डेड लोड लिखा हुआ है, सही हो गया। तो 1.2 टाइम्स का मुझसे नहीं। इसमें फैक्टर लगा, ठीक है। हाँ हाँ। एक मेरा सवाल है, जो जो सबसे पहले तो हमने जो विड्थ की थी, जो डेप्थ हमने 24 अज्यूम की थी, विड्थ का वो कुछ नहीं होता था कि हम हाफ लेते होते थे? हमने इधर यार वो मुझे 14 इंच लिए। याद है, हमने एक रेशियो मैंने पढ़ी थी, डेप्थ। तो 1.25 यार नाउ मुझसे नहीं वो रेशो। नहीं, वो कोड में थी, हमने इसमें इस्तेमाल भी की थी अर्थक्वेक के प्रोजेक्ट में, मुझे वो वैल्यू भूल गई, डेप्थ विड्थ रेशियो ऑफ अ बीम। वो होती है यार, तो मुझे एग्जैक्टली वो रेशियो भूल गई, मेरे ख्याल से 1.5 तक होनी चाहिए इनकी रेशियो। वो शायद हाफ होता था जहां तक हम पहले करते थे पीआरसी में। हाँ, डेप्थ हाँ हाफ होता था, लेकिन मुझे याद पड़ता है 1.5 तक अपर लिमिट होती थी उसकी शायद। ये जितनी डेप्थ है ना, ये देखो, ये देख रहे हो, विड्थ इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइड बाय 1.5, ये। तो ये इसकी मैक्स जगह है लिमिट है। हमने, हाँ यानी आप जाहिर है आप स्क्वायर तो नहीं बनाओगे ना उसको, तो ये इतना मुझे याद पड़ता है। पीआरसी टू से कंफर्म भी कर लेंगे तो एक बार दोबारा जाके, क्या हमने ली थी, लेकिन इतना मुझे याद पड़ता है 1.5 ही अपर लिमिट थी। तो ऑब्वियसली तुम मैक्सिमम तुम क्या कहते हैं उसको, मिनिमम हाफ करोगे, वरना उससे थोड़ी ज्यादा कर दो, 14 इंच कर दी इन्होंने। तो ये वही है ना, ये तो आपकी जजमेंट है वाली, जितना मर्जी साइज लो, उसको तुम 15x24 भी कर सकते थे अगर तुम 3 का मल्टीपल नाम चाहते, शायद वो भी। बल्कि अगर ये सही है तो उसके वो भी सही होगा। सही है। मिचलिन हमने दी थी है इसमें 24 हमने ली थी उतनी थिकनेस द डेप्थ हाफ उतनी हम विड्थ ले लें हम्म। और बस दो ही डिमेंशन चाहिए ना हमें इधर थे। हाँ, अब इन्होंने जैसे ना अच्छा वेट हाफ ले लिया, हाफ थोड़ी ज्यादा लिखा, तो मुझे पता चला हाँ 14 इंच ज़्यादा है। लिए बात। यहाँ तक सही है, क्लियर। हाँ क्लियर। ओके। अच्छा अब हम आते हैं उस पे, हमने अपने सारे लोड्स को भी फैक्टर कर लिया, हमने अपनी रफ साइजेस भी सिलेक्ट कर दिए। अब अगला स्टेप ये है कि हम अपनी डिमांड्स निकालें, ठीक है, डिमांड हमारे पास कितनी है। अब मोमेंट हमारे पास कितना है इसके अंदर। अब देखो, आपके पास यूडीएल जो होता है, यूडीएल का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? अगर डब्ल्यू यूडीएल और एल लेंथ है बीम की, तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? है? 0.42 ही होगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे जेनेरिक बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू आपके पास जो है ना वो एक लोड है अप्लाइड, ठीक है, यूडीएल, और एल लेंथ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे डब्ल्यू और एल का? WU/L। हाँ, डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से वो आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आपने चूंकि मोमेंट निकाल रहे हो, और मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट, ऑब्वियसली जो सपोर्ट है, तो डब्ल्यू इंटू एल, ऑब्वियसली यूटीएल बीच में करते हैं ना यहाँ पे, तो L/2 का डिस्टेंस होगा मोमेंट आर्म, राइट? तो WU/L इंटू L/2, तो WU/L इंटू L/2 किसी इक्वल होता है WU/L² /2। तो ये पहली टर्म समझ आई, ये मोमेंट अबाउट द फिक्स सपोर्ट है ड्यू टू द अप्लाइड यूडीएल, जो डेड लोड है उसका। ये पहली मोमेंट टर्म है। अगला आपके पास मोमेंट आपने निकालना है इसकी वजह से, इस वाले की वजह से, ठीक है। तो इस वाली वजह से आपके पास किसकी इक्वल होगा? PU/L-0.5। अब L-0.5 बताता हूँ। ये आपके पास कितनी है लेंथ? 4 फीट है, राइट? और ये आपके पास कितना है? 0.5 फीट। तब इस लोड का, ये वाला लोड जो है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना बन रहा है, यहाँ से लेके देखो, ये बन रहा है ना, राइट? आ गया ना समझिए? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस लोड का फ्रॉम द सपोर्ट। तो 4 फीट आपके पास क्या हो गया, इसका वो मोमेंट आर्म, ये देखो, ये 4 फीट, ये 4 फीट इसका मोमेंट आर्म है।
और इसका फॉर्मूला बता दिया। L/2 उसका मोमेंट आर्म है और W/L उसका मैग्नीट्यूड है। तो आपके पास अब जाहिर है एक्सियल लोड तो इसके अबाउट मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, इसका तो लाइन ऑफ एक्शन ही सपोर्ट से पास कर रहा है। ये तो डेफिनेटली मोमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा इसके अबाउट, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं मोमेंट प्रोड्यूस करने में, मोमेंट डिमांड में। मोमेंट डिमांड एक तो इस लोड की वजह से आएगी, और अपना जो आपके पास उसका फैक्टर डेड वेट है इसकी वजह से आएगी। तो इन दो लोड्स की वजह से हमने क्या निकाल लिया, सेल्फ वेट कह रहा हूँ सॉरी, हमने अपना मोमेंट निकाल लिया 228.3 फीट की। ठीक है, फीट की। तो आपके पास ये क्या आ गई, मोमेंट की डिमांड आ गई। मोमेंट की डिमांड बेसिकली हमने मोमेंट्स फाइंड किए हैं, इस लोड का मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, और जो आपके पास डेड लोड है उसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। आपने ये फाइंड किया तो आपके पास डिमांड आ गई, जो ऑब्वियसली फिक्स सपोर्ट ने देनी है, प्रोवाइड करनी है। सही है। ये समझ आ गया मोमेंट कैसे निकले? ये अगर ना स्ट्रक्चर वगैरह याद है ना एनालिसिस, तो ये बहुत एल माइनस इजी जीरो है। पॉइंट फाइव वाली बात नहीं समझ आई। एल उन्होंने देखो पूरा ले लिया ना उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर उसमें से ये 0.5 माइनस कर दिया, तुम सीधा बस यहाँ से यहाँ तक ले लो, डायरेक्ट 4 ले लो। अच्छा हाँ सही है, मुझे लगा कोई फॉर्मूला ही है। नहीं नहीं, मोमेंट्स है मोमेंट्स। मोमेंट क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो वही लिखा है। अब शेयर कैसे निकालने? शेयर आपके पास क्या होता है, शेयर बेसिकली फोर्स होती है, राइट? लोड होता है। तो सिंपल, यहाँ पे पी यू है लोड, और ये इसका मोमेंट आर्म था, तो इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे W/L आपके पास लोड था, वो लोड आ गया, तो W/L प्लस पी यू। आपके पास ये क्या आ गया, फैक्टरेड शेयर आ गया, क्योंकि लोड फैक्टरेड थे आपके पास। सही हो गया। अब देखो, हम शेयर कहाँ लेते हैं, हम शेयर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस लेते हैं, सही है। क्या पूछा तुमने? मैंने कहा हम शेयर एट अ डिस्टेंस d लेते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। ऐसे ही है, वो जो कट करते थे ना सेक्शंस। हाँ, तो वही उन्होंने फिर इसको एट द डिस्टेंस d लिख दिया। ये ये मैं अभी एक चीज देख रहा हूँ कि ये 57.1, थोड़ा तो फर्क है मैग्नीट्यूड के अंदर, 0.8 किप का। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये मैग्नीट्यूड में डिक्रीज क्यों है, जो, तो उसको भी चेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास अगला कॉन्सेप्ट है टॉर्जन का। टॉर्जन क्या होती है, रोटेशन होती है अबाउट द एक्सिस, पता है ना, टॉर्जन की ट्विस्टिंग जो होती है। तो ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है, ये अप्लाइड लोड है, इनका आपस में कितना डिस्टेंस है। ऑब्वियसली ये टॉर्जन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, सेल्फ वेट भी टॉर्जन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये लोड तो इसके अबाउट टॉर्जन प्रोड्यूस करेगा ना। ये इस तरह करके एक मूवमेंट बनाएगा, है ना, इस तरह करके, इस तरह। जब ये इस तरह एक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा तो इसमें टॉर्जन आएगी ना। तो वो टॉर्जन मूवमेंट कितना है, ये लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, जो कि चेंज बन रहा है। तो आपके पास यूं क्या वैल्यू आ जाएगी, फैक्टर टॉर्जन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने अपनी डिमांड्स निकाली, आपने अपनी मोमेंट की डिमांड निकाली जिसके अगेंस्ट फ्लेक्सर डिजाइन करोगे, शेयर की डिमांड निकाल दिया जिसके अगेंस्ट शेयर डिजाइन करोगे, और टॉर्जन की डिमांड निकाली जिसके अगेंस्ट टॉर्जन डिजाइन करोगे आप। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, तीन डिमांड्स निकले। पहले पहले हमने वो निकाले थे रफ मेंबर साइजेस, फिर हमने अपने लोड्स निकाले, फिर उन लोड्स को इस्तेमाल करके हमने अपनी डिमांड्स निकाली। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, और अब हमने अपना डिजाइन शुरू करना है उसका, रीइंफोर्समेंट का। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला है तो पूछ लो। मुझे टॉर्जन में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लोड अपना कंसिडर करते हैं। हाँ देखो ना, ये इस एक्सेस की बहुत रोटेशन होगी ना इस रूट की वजह से, इस तरह ये देखो, सिर्फ ये प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट, और कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसका जो सेल्फ वेट है वो कंसिडर नहीं होता। नहीं, टॉर्जन में तो नहीं होता। शेयर सही है। सलीन सिंपल है, जो बस मतलब आप मूवमेंट आर्म को निकाल दो। हाँ, तो शेयर क्या, शेयर फोर्स होता है ना। 710 हो गया ना। हम्म। चले आगे। मुस्लिम मुझे हाँ बस आखिरी चीज बताना, जो हमारा इसमें हमारा हमने लिया था, सॉरी,
हमने जब वो पीएल से लिया था उसमें सेल्फ फ्रैक्चर वो भी मूवमेंट कर में है। उस हम्म। फ्रैक्चर हाँ मूवमेंट सही में है। उसमें हम पूरी लेंथ नहीं लेनी चाहिए थी हमें 48 के किसके बाद वाली भी तुम किसकी बात कर रहे हो? मुस्लिम क्लियर हो गया सॉरी ये देखो ना 4.5। मुरसलीन, ये शेयर डायग्राम गलत नहीं बनाई हुई राइट 4.5 साइड पे जो बनी है? कहाँ पे? ये शेयर डायग्राम तो 1 डिग्री की होनी चाहिए ना यूटीएल की वजह से, हाँ, है ना? ये ट्रायंगुलर होनी चाहिए ना? इस तरह तकरीबन। हम्म। और बीएमडी फिर 2nd डिग्री होनी चाहिए, है ना? यस। चले आगे, कोई क्वेश्चन पूछ लो उसके चलो अलावा। चलो चलो, आगे चलो यार। अब अगला आप करना है रीइंफोर्समेंट, हमने लिखते हैं अपनी डिजाइन करनी है। तो फ्लेक्जर भी करनी है, आपने क्या कहते हैं शेयर भी करनी है, और आपने टॉर्जनल भी करनी है। तो अब हम क्या कहते हैं इनका डिजाइन शुरू करते हैं। अब देखो, फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट के अंदर ना आप एक्सियल लोड को कंसीडर कर भी सकते हो जो अप्लाइड है, नहीं भी कर सकते। वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, इस कंडीशन पे। अगर तो आपके पास एन यू की वैल्यू 0.1 इंटू ए जी इंटू एफ प्राइम सी से कम आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं एक्सियल लोड को इग्नोर कर दोगे फॉर फ्लेक्सर डिजाइन। ठीक है, तो अब अपना हम चेक करते हैं कि हमारा वाला क्राइटेरियन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ग्रॉस एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा, 24 इंटू 14 जो हमारे डायमेंशन है, और एफ प्राइम सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इनको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 100.8। और हमारे पास वो कितना था, एक्सियल लोड 48 कितना था। तो 48 के इज डेफिनेटली लेस देन 100.8 के। तो हमें अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन जरूरत नहीं है किस चीज की, एक्सियल लोड को कंसिडर करने की इन फ्लेक्सर रिइंफोर्समेंट। तो ये चेक लगाना है आपने, और इससे आपने इंश्योर करना है कि एक्सियल लोड को कंसिडर करना है या नहीं करना। एक मिनट, एक मिनट मुझे देना, मैं आता हूँ। अच्छा यार, ये मीटिंग ना मोस्ट प्रोबब्ली अभी एंड होने वाली है। जब भी एंड होगी तो दोबारा लिंक भेज देंगे, उससे ज्वाइन करना। हाँ अच्छा, तो किधर थे हम, हाँ ये। तो आपने क्या कहते हैं आपका एक्सियल लोड जो है ना फैक्टर्ड, अगर वो कम है इससे 0.1 एजी एफ प्राइम सी से, तो आपने फ्लेक्सर रिइंफोर्समेंट में कंसिडर नहीं करना है उसको, एक्सियल लोड को। लेकिन अब सर ने हमें ऐसी कोई एग्जांपल नहीं करवाई जिसमें एनयू की वैल्यू बड़ी आ रही है और हमने फिर एक्सियल लोड को भी कंसिडर करना हो इनटू द फ्लेक्सर डिजाइन। तो और फ्लेक्सर डिजाइन हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इस कोर्स का, हम पहले क्या है ना, तो मेरे ख्याल से हमें देंगे ऐसा सवाल जिसमें ये वैल्यू, ये वाली कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही होगी। तो फॉर आर सेक एनजी मुझे लगता है कम ही होगा, और जब कम है तो हम एक्सिल लोड को इग्नोर करेंगे फॉर फ्लेक्सर इन्फोर्समेंट। अब फ्लेक्सर इन्फोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, उसके लिए हमारे पाज ये फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है डी माइनस बी स्केयर माइनस 2.614 एम यू एफ की प्राइम बी। डी आपके पास यहाँ पे क्या होती है, अफेक्टिव डेप्थ होती है। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास कितनी है, 21.5, क्योंकि हमने 2.5 इंच का कवर लिया है, और 24 इंच हमारी डेप्थ थी बीम की। तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू क्या आ गई, 21.5 आ गई। एम यू हमारे पास जो है मोमेंट डिमांड है, वो हमने अभी ऊपर निकाली, कितनी हमारे पास मोमेंट डिमांड थी, 228.3। तो यहाँ पे आपके पास ये मोमेंट डिमांड आ गई एम यू में। बी हमारे पास विड्थ है, एफ प्राइम सी में वैल्यू पता है, तो 4.42 इंचज हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में निकालनी है। वैल्यू सारी हमें नोन है, बी पता है, डी पता है, एम पता है, एफ प्राइम सी पता है। आपने ए की वैल्यू निकाल दी। अब उस अगले स्टेप में ये हमने उसमें भी किया था पी आर सी टू के अंदर, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट आपने कैसे निकालना है, एम यू ओवर फाइव एफ फाइव डी माइनस ए बाई टू। डी आपको पता है, ए आपने अभी ऊपर से निकाला है, एम यू आपको पता है कि आपकी डिमांड कितनी है, एफ आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और फ्लेक्सर के लिए फैक्टर सेफ्टी 0.9 होता है। तो आपके पास यहाँ से एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट निकला, ये सारी चीजें हमने पहले की हुई है। हमारे पास एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट कितना निकला है, 2.63 इंच के निकला है। अब आपने क्या कहते हैं देखना है कि कौन सी बार में प्रोवाइड करूँ, तो इन स्लाइड्स में उन्होंने नंबर 6 के बार प्रोवाइड किया है। उसका एरिया क्या है, 0.44 इंच के लिए एक बार का एरिया होता है। तो उन दोनों को आपस में डिवाइड किया है, तो 5.9 आंसर आया है। तो उन्होंने 6 बार्स प्रोवाइड कर दिए फ्लेक्जर के लिए। ठीक है, तो हमने फ्लेक्जर के लिए कितनी बार्स प्रोवाइड की, 6 नंबर 6 की बार्स प्रोवाइड की। अब 6 नंबर 6 की बार्स क्या एडिक्वेट है या नहीं है, अब हम चेक्स लगाएंगे उसके ऊपर। हम नंबर मिनिमम और 6 बार मैक्सिमम कहाँ से फ्लेक्जर, आया? क्या चीज,
नंबर 6 बाज किस तरह आया? उन्होंने डिजाइन में चूज किया नंबर 6 बार, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी चूज करो। इसकी कोई लॉजिक नहीं है यानी? यानी अमूमन इतने ही नंबर की दी जाती है कॉलम में, अमूमन नंबर 8 की दी जाती है, इसमें नंबर 6 के करीब ही दी जाती है बी में। चलो ओके, चलो आगे। मिनिमम फ्लेक्सुरल इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन चेक एक ये वाला ए है। बी क्या होता है जिससे डिवाइड करके एन आया? ये आपके पास री बार का क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना लाइक क्रॉस ये हमें सेक्शन गिवन एरिया। होगा या क्या सीन है इसका? ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 से निकालो ना। डायमीटर में पता है 6, नंबर 6 बार का कितना होता है, 6/8 होता है। पाई डी 6 बाई डी स्क्वायर बाय 4 से करो, आंसर आ जाएगा। ओके ओके। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ बार्स फॉर फ्लेक्चर। अब मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम और मैक्सिमम चेक्स लगाने हैं रीइंफोर्समेंट के। मिनिमम रीइंफोर्समेंट का चेक क्या होता है, 3 F' C या 200 में से जो सी मैक्सिमम वैल्यू हो, मल्टीप्लाई बाय BW DFI। ये सारी सारी कोड की प्रोविजंस हैं, ठीक है। जितने भी ये फॉर्मूले हैं ना, ये कोड की सारी प्रोविजंस हैं। तो आपके पास इनमें से जो सी बड़ी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। BW पता है 14 है, डी पता है 21.5 है, FI की वैल्यू पता है 60,000, ये सही है। और यहाँ से आपके पास इनमें से जो सी वैल्यू बड़ी आएगी ना, उसे आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम रीइंफोर्समेंट। अब मिनिमम रीइंफोर्समेंट इस क्वेश्चन में कितनी होनी चाहिए, इसका एरिया 1 इंच स्क्वायर। हमने प्रोवाइड कितना किया है, 2.63 इंच स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारा मिनिमम एरिया ज्यादा आ रहा है, हमारा एरिया ज्यादा आ रहा है देन द मिनिमम एरिया। तो हमारा ये वाला चेक तो हो गया क्या, सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं अपने अगले चेक के ऊपर। अगला चेक हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितनी हमारे पास बन रही है, अपर लिमिट क्या है उसकी। तो उसका फॉर्मूला है F'(C) डिवाइड बाई 223 इंटू BD। और ये जितना मेरा ख्याल है सिर्फ 60 उसकी यील्ड स्ट्रेंथ के लिए है। KSI वाली जो बार्स है, देखो इसका 60 का ये मुझे मतलब समझा रहा है कि ये यील्ड स्ट्रेंथ है आपके स्टील की, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास 14 है, डी की वैल्यू 21.5 है, ये कांस्टेंट है। और यहाँ से आपके पास F'(C) कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 3 है। तो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितनी आएगी, 4.01 इंच स्क्वायर। ये तो बड़ी सिंपल सी चेक्स है ना, देखो आपने पहले अपनी वो निकाली रीइंफोर्समेंट का एरिया, फिर आपने देखा कि क्या वो मिनिमम से ज्यादा है, क्या वो मैक्सिमम से कम है। मिनिमम का फॉर्मूला आपको गिवन है, मैक्सिमम का फॉर्मूला गिवन है। मैक्सिमम 4.01 है, मिनिमम 1 है, आपकी क्या आ रही है 2.63। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.64 बन जाएगी। तो आपकी एग्जैक्टली बीच में लाई करी है, तो इसका मतलब है आपका चेक सेटिस्फाइड है। देखो 1 और 4.01 के बीच में लाई करी है आपकी प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट जो है 2.64 इन स्क्वायर। तो आपके एरिया चेक्स जो है ना रीइंफोर्समेंट के, फ्लेक्चर के लिए वो ओके हो गए। जब फ्लेक्चर के लिए एरिया चेक्स हो गए तो हमारा फ्लेक्चर डिजाइन क्या हो गया, ओके हो गया। अब अगले स्टेप में हमने चलना है शेड डिजाइन पे। तो फ्लेक्चर में हमने पहले पहले ए की वैल्यू डिटरमिन की, ए की वैल्यू से हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला। एरिया ऑफ स्टील से हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर ली, कौन सी बार देंगे, कितनी नंबर ऑफ बार देंगे। उसके बाद हमने फिर क्या कहते हैं, चेक लगा लिया मिनिमम और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट का, कि क्या है हमारी प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट ना थ्रेशोल्ड के अंदर लाई करी है या नहीं करी। तो जब वो ओके हो गया तो हमारा फ्लेक्चर डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम अगले स्टेप में जा रहे हैं फॉर शेयर डिजाइन। अब शेयर डिजाइन जो हमारे पास होता है, ये फ्लेक्चर समझ आ गया या इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो पूछ लो। मिनिमम वाले जो चेक है उसके अंदर फर्दर दो चेक्स हैं? नहीं, एक ही है, बस आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो मैक्सिमम है इन दोनों में से, ये दोनों ये है ये। वैल्यू WD FI डिवाइड बाई FI से मल्टीप्लाई होंगी ना? हाँ, वो दोनों करने की जरूरत नहीं है ना, आप देख लो किसकी वैल्यू बड़ी बन रही है उसी को मल्टीप्लाई कर दो। ओके हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लेक्सिबल डिजाइन कंप्लीट हो गया विद नेसेसरी चेक्स। तो अब अगले हम स्टेप में जा रहे हैं फॉर शेयर डिजाइन। अब शेयर डिजाइन के लिए पहले पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी कितनी है शेयर की। अगर तो कंक्रीट की कैपेसिटी शेयर की ज्यादा बन रही है देन द शेयर डिमांड, तब आप शेयर इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी कम बन रही है देन द शेयर डिमांड, तब आप डेफिनेटली क्या कहते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। याद है हमने ये उसमें PRC 2 में पढ़ा था। तो शेयर इन्फोर्समेंट कब आपको रिक्वायर्ड होती है, जब ये वाली कंडीशन आपके पास वैलिड हो, यानी कंक्रीट की फैक्टर्ड शेयर कैपेसिटी डिमांड से कम हो। तब हम पहले कंक्रीट की फैक्टर्ड शेयर कैपेसिटी निकालेंगे, वो कितनी है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूले सारे मेरे ख्याल है जो भेजी है आज ग्रुप में होंगे सारे ये फॉर्मूले इसके अंदर। तो फैक्टर्ड शेयर कैपेसिटी का फॉर्मूला है 2 √FC प्राइम प्लस NU/6 AG BWD। NU में यहाँ पर क्या चीज आपके पास, एक्सियल लोड है, ठीक है। तो अब हम शेयर डिजाइन के अंदर देखो एक्सियल लोड को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हमने फ्लेक्सिबल डिजाइन में नहीं किया था, क्योंकि फ्लेक्सिबल डिजाइन में ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होल्ड करी थी। ये वाली कंडीशन अगर वैलिड होती तो फिर हम करते ऑब्वियसली उसका, उसको कंसिडर करते हैं फ्लेक्सिबल डिजाइन। लेकिन शेयर के अंदर हम एनी हाउ कंसिडर करें अगर लगा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले में वो सिंपली इनकॉर्पोरेटेड है। तो NU की वैल्यू यहाँ से आ गई।
AG की वैल्यू वही 14 × 24 F प्राइम सी, जो इसकी वैल्यू 3000, और यहाँ से शेयर के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.75 आ गया, तो ये 0.75 का फैक्टर आ गया। तो हमारे पास कंक्रीट की फैक्टर्ड शेयर कैपेसिटी कितनी है? 30.1 किप्स है, ठीक है। और शेयर डिमांड हमने ऊपर कितनी निकाली थी? ये देखो 57.1 किप। तो आपकी कंक्रीट की कैपेसिटी शेयर डिमांड से कम है, इसका मतलब है शेयर इन्फोर्समेंट तो प्रोवाइड अप करनी पड़ेगी। तो पहले पहले हमने स्टेप में जज किया कि क्या हमने शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी भी है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं करनी तो फिर तो जाहिर है आपके रिसोर्सेज आए होंगे ना, कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी है तो वाई गो फॉर इन्फोर्समेंट। लेकिन इस केस में वो कम बन रही थी वैल्यू, तब हमें शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो शेयर इन्फोर्समेंट का पहला पहला स्टेप है, आपने निकालनी है द स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरअप्स, ठीक है, जो आप प्रोवाइड करोगे। अब स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरअप्स का क्या फॉर्मूला है? 5AV FIT × D डिवाइडेड बाई VUD माइनस 5EC। तो यहाँ पे आप देखो, AV हमने उस दिन भी किया था उसमें DDM के अंदर कैसे निकालते हैं, वो जो हमने शीट कैपेसिटी किया था, याद है ना उसका, स्टिरअप का एरिया। तो ये वही स्टिरअप का एरिया है, ठीक है। ये आपके पास स्पेसिंग है, बाकी आपने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब आपके पास डिमांड कितनी है? 57.1 है, और आपके पास फैक्टर्ड कैपेसिटी कंक्रीट की कितनी है? अभी निकाले 30.1 है। FIT टी यहाँ पे ट्रांसफर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट की कितनी यील्ड स्ट्रेंथ है, वो भी हम 60 एज्यूम करें, तो 60 उसकी वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू क्या है? 21.5, और शेयर के लिए क्या फैक्टर शिफ्ट होता है? 0.75। तो इन सारे पैरामीटर से हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, इनकी रेशियो निकल है 0.0279 इंच स्क्वायर इंटू इंच। फिलहाल इसको इस फॉर्म में रखना है, ठीक है। अभी एस को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने आगे जाके, आपने अभी सॉरी A/B को तो जाके डिवाइड नहीं करना, आपने अभी इसी फॉर्म में रखना है इसको। तो 0.0279 इंच स्क्वायर पर इंच, ये हमारे पास ये वाली रेशियो आ गई, ठीक है। तो पहले आपने चेक किया शेयर डिजाइन रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसके बाद आपने एरिया और स्पेसिंग की वो निकाली रेशियो, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने ही है? 0.0279 इंच स्क्वायर पर इंच। यहाँ तक समझ आ गया? ये भी हम अभी हमने शेयर डिजाइन फॉर अभी यहाँ पे आके स्टॉप कर देंगे इसको, ठीक है। आगे हम जब टॉर्जन की निकालेंगे ना, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, तो उसके साथ इसको हम कंसिडर करके फिर टोटल बताएंगे हमें कितने स्ट्रिप प्रोवाइड करने हैं कितने एरिया पे। अभी फिलहाल के लिए हमने शेयर की वजह से जो आपको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट चाहिए ना, वो निकाल लिए। टॉर्जन की वजह से भी निकालेंगे हम, फिर हम कंबाइंड प्रोविजन देंगे इसको। इतना समझ आ गया? जो सही मसलन इतने ये बताना थी हमने पीआरसी में जूम में पढ़ा था कि जो हमारी चिंचरी थी वो 1.5 टाइम ज्यादा होनी चाहिए। इधर तो सिर्फ आप बराबर की बात नहीं कह रहे एक्चुअल की, तो उस किस टाइम किस चीज था की तो बात कर रहे हो? इधर चिंचरी थी ना 1.5 टाइम ज्यादा होनी चाहिए जो चीयर रिक्वायर है। अच्छा, यहाँ पे तुम कह रहे इधर 1.5 आया हुआ था। हाँ अच्छा, नहीं मुझे वो फिलहाल याद नहीं है। अगर ऐसा था तो ये तो सारे सर ने मेरे ख्याल है कोड से उठाई मेरी रिक्वायरमेंट्स, तो शायद कोड में ये हो। PRC में हमने 1.5 किया था। एक फैक्टर लग जाता था उस पर 50% जोड़ थे, चिंचरी था 50% ज्यादा होना चाहिए जो चीयर रिक्वायर है उससे भी। यार मैं